हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। तो यार आज के इस वीडियो में ना हम बात करेंगे क्लास 11 स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ ऑप्टिक्स। ठीक है, तो यार इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रॉपिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हमें दे रखा है दैट इज़ ऑप्टिक्स। ना देखो ऑप्टिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स जो है ना ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो कि लाइट के रिगार्डिंग उसके प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ना देखो लाइट जो है ना उसके नेचर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है आपका रे ऑप्टिक्स, सेकंड होता है आपका वेव ऑप्टिक्स, थर्ड होता है आपका पार्टिकल नेचर। ठीक है ना, देखो लाइट के कुछ फिनोमिना जैसे कि आपके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे फिनोमिनास को हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, वाइल आपके फिनोमिना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन है ना, ये सारे फिनोमिनास जो कि आगे हम 12th में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ना, उसको हम वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, वाइल आपका एक होता है फिनोमिना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, या फिर कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स जो हैं हम पार्टिकल नेचर में स्टडी करते हैं। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। तो चलिए सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं ना। तो यार लाइट क्या होता है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लाइट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, जिसको हम सेंस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आईज। सारी बात समझ, ठीक है ऑल राइट। अब देखो ध्यान से, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में अगर ऑब्जर्व करो है ना, तो यार लाइट जो होता है ना ये हमेशा बेसिकली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, बट शर्त क्या है आपकी, मीडियम कैसा होना चाहिए आपका, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। सर आगे हमें दे रखा है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना ये क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी सिंपल मतलब क्या हुआ कि यार जब कोई लाइट रेज आपकी ट्रैवल करती है ना, तो यार जब भी वो दो मीडियम के बाउंड्री से टकराती है तो टर्न बैक हो जाती है ना, यानी बाउंस बैक कर जाती है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं ना। ना देखो रिफ्लेक्शन के ना 2 लॉज होते हैं, यहाँ पे आपको दे रखे हैं। सबसे पहला लॉ क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो यार बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना। ये कहता क्या है कि आपका एंगल आई जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। आर ये बात समझ में, ठीक है ऑल राइट। नो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका जो यहाँ तीनों टर्म है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों बेसिकली सेम प्लेन में लाई करेंगे। अरे बात समझ में, ठीक। सो नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, है ना। तो यार इसका सिंपल यहाँ पे देखो ध्यान से, सारे रूल्स आपको यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि ऑल द डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, है ना, यानी आपको पोल के यहाँ से सारे डिस्टेंस को क्या करना है, मेजर करना है। ये रूल नंबर 1 कहता है ना। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि एक्स एक्सिस कैन बी कन्वेंशनली चूजन एज द प्रिंसिपल एक्सिस विद द ओरिजिन एट द पोल। ठीक है यहाँ तक देखो ध्यान से, जो भी आपका एक्स एक्सिस होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेंशनली चूज करते हैं। ठीक है यहाँ तक, और ओरिजिन हम कहाँ कंसिडर करते हैं, पोल पे कंसिडर करते हैं। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। ये आपका रूल नंबर 2 बोलता है। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल है कि डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव एंड दोज टू द राइट आर पॉजिटिव। यानी आपको अगर आप पोल के लेफ्ट साइड में जाओगे तो सारे डिस्टेंस को आपको नेगेटिव में कंसिडर करना पड़ेगा, वाइल राइट साइड में जाओगे तो आपको पॉजिटिव में कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। और 4th पॉइंट बोलता है कि डिस्टेंस अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव वाइल दोज बिलो इट आर नेगेटिव। यानी सिंपल इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर जा रहे हो है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव लेना है और नीचे वाले डिस्टेंस को क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। आप ये देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ना देखो इसको समझने के लिए अगर हम डायग्राम को ऑब्जर्व करें है ना, तो यार पहला वाला डायग्राम जो है वहाँ पर लाइट रेज देखो ध्यान से डाइवर्ज करते हुए नजर आ रही है। सुनो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आपकी इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे अगर डाइवर्ज कर जाती है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम रियल ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है ऑल राइट। नाउ सेकंड डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें, देखो ध्यान से लाइट रेस कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, इंसिडेंट लाइट रेस ना एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट को ना बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है
ऑलराइट। ना देखो सिमिलरली अगर हम इमेज की बात करें है ना, तो इमेज में हम रिफ्लेक्टेड रेज को देखते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रेज आपकी कन्वर्ज कर रही है ना, तो उस केस में आपका इमेज कैसा होगा, रियल होगा। वाइल अगर डाइवर्ज करेंगे तो आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको यहाँ दे रखी है टेबुलर फॉर्म में है ना, आप यहाँ गो थ्रू कर सकते हो। ना देखो आगे हमें दे रखा है दैट इज़ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। ना इसको समझने के लिए ना अगर हम डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको दो प्लेन मिरर दिख रहे हैं जो कि एक दूसरे से सर्टेन एंगल पे रखे हुए हैं ना। उनके बीच में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे मिरर के अंदर ना उसके नंबर ऑफ़ इमेजेस बन रहे हैं ना। कितने नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेंगे उसका एक फॉर्मूला होता है ना, वो कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि आपका स्मॉल लेटर n का वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल है, 360 अपॉन में थीटा है ना। यानी 360 अपॉन में थीटा का जो वैल्यू होता है उसको हमने स्मॉल लेटर n से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अब अज्यूम करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेंगे उसको n मान लेते हैं। तो लेट n बी द नंबर ऑफ़ इमेजेस है ना। तो पहला केस क्या हो सकता है कि जो आपका स्मॉल लेटर n है ना, वो बेसिकली एक इवन इंटीजर हुआ। तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ इमेजेस इज इक्वल टू स्मॉल लेटर n माइनस 1। यानी ये वही फॉर्मूला है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में कर रखा है, या सुनो। अच्छा, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आपका जो स्मॉल लेटर n है वो ऑड है। वो कैसा है, बेसिकली ऑड है, और ऑब्जेक्ट को आपने एग्जैक्टली कहाँ रखा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या कि वो बेसिकली दोनों मिरर को है ना इक्वल एंगल्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। करेक्ट है यहाँ तक। अच्छा, सो सेकेंड केस में भी क्या होगा, आपका नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला सेम रहने वाला, दैट इज कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल लेटर n माइनस 1। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट। नाउ थर्ड केस में क्या होता है, ये केस इंटरेस्टिंग है। इस केस में क्या होता है कि अगर आपका जो स्मॉल लेटर n है ना वो बेसिकली ऑड है, और सेकेंड चीज़ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है ना, तो उस केस में हम -1 नहीं करते हैं। जो आपका कैपिटल N का वैल्यू है तो सिंपली आपका n के स्मॉल लेटर n के इक्वल आता है। अरे बात समझ में, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट। ना फोर्थ पॉसिबिलिटी भी एक होता है इसमें, जो कि क्या होता है कि मान लो जो आपका n है ना, स्मॉल लेटर n है ना, ये बेसिकली इंटीजर नहीं हुआ है कि नहीं, जैसे कुछ डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा है। सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कैपिटल N का वैल्यू होता है वो स्मॉल लेटर m के इक्वल होता है, जो कि जहाँ पे m क्या होता है आपका उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट होता है। लाइक सपोज अगर वैल्यू है 8.2, ये सुनो, तो आपको सिर्फ 8 को कंसिडर करना है। ये बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज रे डायग्राम्स दे रखे हैं रिलेटेड टू कॉन्केव मिरर है ना, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। सबसे पहला केस में देखो ध्यान से, आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, इन्फिनिटी दे रखा है, ये सुनो। अच्छा, यानी लाइट रेज आपके सिंपली पैरेलली आने वाली है, ये सुनो। जब ये कॉन्केव मिरर से टकराएंगी तो टकराने के बाद एक पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे ना। जिस पॉइंट पे आकर के मिलेंगी वो पॉइंट क्या आपका प्रिंसिपल फोकस है ना, जहाँ पर इमेज बनेगा। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट। तो इस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, आपका रियल होता है ना, जस्ट बिकॉज वो कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में है, ये सुनो। अच्छा, ना देखो इसका अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें है ना, तो इमेज का जो साइज़ होगा वो कैसा होगा, एक पॉइंट इमेज होगा, ये सुनो। तो इसीलिए जो आपका मैग्नीफिकेशन होता है यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस के लिए दे रखा है, आप इसको ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। ना देखो आगे दे रखा है दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस है ना। वैसे तो यार बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं इमेजेस के अंदर, लेकिन जिसमें हमें क्या पढ़ना है दैट इज स्फेरिकल एब्रेशन। ना देखो ये होता क्या है कि व्हेन द लाइट रेज are farther from the principal axis, the focus gradually shifts towards the pole, which result into unsharp image with unclear boundaries is called spherical aberration। ना देखो ये कैसे होता है, समझो ध्यान से। मान लेते हैं आपके पास जो लाइट रेज है ना वो बेसिकली पैरेलली मिरर के ऊपर आ रहे हैं ना, तो जब वो लोग स्ट्राइक करेंगे तो एक्सपेक्टेड क्या है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपका फोकस बोलते हैं, या सुनो। अच्छा, ना देखो ध्यान से, जब हम एक्सट्रीम एंड्स के पॉइंट को मतलब एक्सट्रीम एंड के रेस को अगर हम ऑब्जर्व करें है ना, तो टकराने के बाद जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं, मान लेते हैं उसको आपने FM से डिनोट कर रखा है। वाइल जो आपके ऐसे लाइट रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास में है ना, जब वो मिरर से टकरा के मिल रहे हैं तो उसको देखो ध्यान से यहाँ पे हमने FP से डिनोट कर रखा है ना। देखो FM और FP जो है ना ये बेसिकली एक ही पॉइंट पे नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस पे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका एक इमेज क्रिएट होगा ना वो बेसिकली एक अनशार्प क्रिएट होगा। कैसा क्रिएट होगा, एक फ्यूजी टाइप का इमेज क्रिएट होगा जिसका बाउंड्री जो कि है क्लियर नहीं होने वाला। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल एब्रेशन। ना देखो स्पेरिकल क्यों बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये स्पेरिकल शेप की वजह से हो रहा है। आरी बात समझ, मिरर का स्पेरिकल शेप की वजह से हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट। ना देखो स्पेरिकल एब्रेशन ना ये 2 टाइप का होता है, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। ना देखो लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल एब्रेशन क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस FP एंड FM है ना। यहाँ पे जो भी आपका FP और FM है
है ना, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रिविएशन। वाइल आपका ये ट्रांसवर्स क्या होता है, देखो ध्यान से, जब भी आपका यहाँ पे इमेज क्रिएट होएगा ना तो वो क्रिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो वो जो सर्कल का जो भी रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ दैट सर्कल है ना, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रिविएशन। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे हमें दे रखा है दैट इज रिफ्रैक्शन। ना देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट रेज चेंजेस इट्स डायरेक्शन while going from one transparent medium to another transparent medium. This is called refraction of light. now देखो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो बेसिकली अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज कर लेती है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, पहले वाले मीडियम में है ना, मीडियम 1 में क्या हो रहा है, लाइट रेज कुछ इस एंगल पे आ रही है, सुनो। अच्छा, ना एक्सपेक्टेड क्या था कि वो ऐसे ही आगे की तरफ जाती है ना, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसका डायरेक्शन देखो थोड़ा सा हल्का सा बेंड हो गया। यहाँ तक दिख रहा है आपको, है कि नहीं। अच्छा, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, है कि नहीं। अच्छा, ना देखो सेकंड डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन है ना जो कि फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या सुनो। अच्छा, ना वाइल डूइंग सो इसका ये जो बॉडी का आधा पार्ट है ना वो बेसिकली एयर में है, और वाइल रिमेनिंग पार्ट कहाँ पे है आपका, वाटर के अंदर, है कि नहीं। अच्छा, ना मान लेते हैं ये जो फिश है ना, ये उसका रियल पोजीशन है, एक्चुअल में फिश यहाँ पे है ना। जब लाइट इसे टकराएगी तो टकरा करके इसके ऑब्जर्वर के आइज में इस तरीके से बेंड होके आएगी, ये सुनो। अच्छा, ना लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सुनो। अच्छा, तो इसीलिए उसको यहाँ पर एक उसका फिश का फॉल्स इमेज क्रिएट होगा। बस इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आ रही बात समझ, ठीक है। ऑल राइट, ना देखो इसी में एक नया टर्म आता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम स्मॉल लेटर एन से डिनोट कर रहे हैं ना। ये होता क्या, इट्स एन एक्सटेंट टू विच द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। यानी यार जब आपकी कोई लाइट ट्रैवल करती है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो कितने हद तक उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसी चीज़ को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यार ये बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, ना देखो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। now देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अ गिवन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि रेशियो लेना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का, है ना, टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ना देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है दैट इज n इज इक्वल्स टू c अपॉन में v। ना देखो c क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये v क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये सुनो। अच्छा, और सिमिलरली आता है आपका सेकंड टाइप दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ना ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू इट स्पीड इन मीडियम 2, ये सुनो। अच्छा, ना देखो यहाँ पे सिंपल वही है ना, आपको इंस्टेड ऑफ वैक्यूम यहाँ पे दूसरा मीडियम दिया है, ये सुनो। अच्छा, यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम रहेगा दैट इज n इज इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2। यहाँ v1 v2 क्या है आपके लाइट के, यहाँ पे v1 v2 क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट है ना रिस्पेक्टिव मीडियम्स में, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे v1 v2 क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट है ना रिस्पेक्टिव मीडियम्स में, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। सो यार आगे हमें दे रखा है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें ना टोटल 2 लॉ होते हैं ना, आइए इसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो यार मान लेते हैं आपके पास कोई एक लाइट रे है जो कि एयर से ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रही है कि नहीं। अच्छा, तो जैसे ही वो एयर से ग्लास में जाएगी तो हमें क्या पता है, मीडियम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए देखो ध्यान से यहाँ पे लाइट रे बेंड होती हुई नजर आ रही है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो आपका n1 साइन आई होगा वो इक्वल होगा आपके n2 साइन आर के। ना देखो यहाँ पे n1 n2 क्या है, ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना रिस्पेक्टिव मीडियम्स के। यार ये बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका नॉर्मल है और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों भी एक ही प्लेन में लाया करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका इंसिडेंट रे एक प्लेन में है वाइल आपका नॉर्मल या फिर रिफ्रैक्टेड रे किसी और प्लेन में चलेगा, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। तो यार नेक्स्ट आता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ना देखो ये होता क्या है, आइए इसको समझते हैं ना। मान लेते हैं आपके पास एक लाइट सोर्स है जो कि डेंसर मीडियम में रखा हुआ है ना। तो यार वहाँ से लाइट रे जो है ना वो रेयर मीडियम की तरफ क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, ना देखो होगा क्या, पहले केस में क्या हो रहा है कि आप ना लाइट को वर्टिकली रखे हो, है ना, लाइट रे जो है आपकी वर्टिकली जा रही है। वर्टिकली जा रही है इसका मतलब क्या, वहाँ पे लाइट रेज बेंड नहीं हो रही है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, ना आपने क्या किया, आपने एंगल चेंज कर दिया है ना, इंसिडेंट रे का क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया है ना। तो आप जैसे ही एंगल चेंज करोगे, जो कि आपने यहाँ θ1 से डिनोट कर रखा है ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ लाइट रेज देखो ध्यान से पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जा रही है ना उसी मीडियम में,
वाइल रिमेनिंग लाइट रेज आपकी रिफ्रैक्ट हो जा रही है, दिख रहा है यहाँ पे, ऑल राइट, जो कि जिनका एंगल कितना है आपका θ2 यहाँ दे रखा है, ठीक है यहाँ तक, ऑल राइट। और इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो इंसिडेंट एंगल है ना, वो लेस देन है आपके रिफ्रैक्टेड एंगल से। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो कि आपका θ2 जो है वो ग्रेटर है θ1 से, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ना देखो आपने क्या किया, आपने और इंसिडेंट एंगल चेंज किया है ना, कि आपका θ2 जो है वो ग्रेटर है θ1 से, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, और थर्ड केस में देखो ध्यान से क्या हुआ कि आपने और एंगल को चेंज कर दिया ना, जिसकी वजह से क्या हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया है ना। तो इसीलिए ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जिसको हम यहाँ θc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक, ऑल राइट। तो हमेशा याद रखना कि एट θc एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री। ना देखो अगर आपने इससे और 1 डिग्री भी एंगल बढ़ा दिया ना, तो सारी की सारी लाइट रेज देख सकते हो आप डायग्राम में कि वो एक ही उसी मीडियम में क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अगर सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या कि वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है यहाँ देखो डांस से डेफिनेशन आपको क्या दे रखा है कि लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम will get reflected back in the medium if the angle of incident is more than critical angle, यानी आपका θc is called total internal reflection। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नाउ देखो नेक्स्ट दे रखा है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी आपका TIR है कि नहीं। ना देखो इसके ना बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में इसको यूज़ करते हैं ना, जो कि उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पर भी इसका एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है। वेल सेकंड आप इसको बाइनोक्यूलर्स में यूज़ करते हो, ठीक है। और थर्ड आपको क्या दे रखा है, पेरिस्कोप है ना। पेरिस्कोप में भी आप यहाँ देख सकते हो लाइट जो आ रही है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है यहाँ तक, ऑल राइट। सो नेक्स्ट आता है आपका लेंस। ना देखो लेंस क्या होता है, लेंस इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेस, है ना, यानी 2 सरफेस को मिला करके हम क्या बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो है ना। अब देखो ये होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखो ध्यान से मिरर फॉर्मूले से मिलता जुलता है, सिंपली यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। वहाँ पे प्लस आता था, यहाँ पे माइनस आएगा। ये आपका लेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे v क्या होता है आपका पोजिशन ऑफ इमेज, U क्या होता है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वाइल F क्या होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ तक ये बेसिक बातें हैं, आपको लेंस के रिगार्डिंग याद रखनी है। सर नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज टाइप्स ऑफ लेंसेज, है ना यार। यहाँ पे वैसे बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस है, नेक्स्ट आपको यहाँ कॉनकेव दे रखा है, आगे इसी में आपका प्लेनो कॉन्वेक्स दे रखा है, और एक होता है प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस और 2 दे रखे हैं दैट इज कॉनकेव कॉन्वेक्स, और एक होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है ना। ये देखो ये सारे लेंस कैसे बनते हैं ना, ये सारे लेंस बनाने के लिए आपको या तो 2 स्फीयर की रिक्वायरमेंट है, या तो फिर एक स्फीयर और एक प्लेन सरफेस की रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन दोनों के जो भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होते हैं ना, आप यहाँ देख सकते हो है ना, जो भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स है उसकी मदद से आप क्या करते हो, ये सारे टाइप्स के लेंस बनाते हो, ठीक है यहाँ तक, ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। सो यार नेक्स्ट आता है आपका रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। मान लेते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है ना। टकराने के बाद वो ऐसे मीडियम में जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से ये जो डॉट डॉट लाइन आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये आपका नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें क्या पता है कि जो आपका N1 साइन आई जो होता है वो इक्वल होता है किसके, N2 साइन आर के, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो लेट अस अज्यूम करते हैं कि जो आपके अल्फा बीटा और गामा है ना, वो सब एंगल हैं जो कि सबसेंड हो रहे हैं बाय द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ट्राइंगल AOC को, है ना, तो यहाँ पे आपका एंगल आई जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल कंसिडर किया जाएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक रिलेशन लिख सकते हैं दैट इज आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखोगे दैट इज ट्राइंगल ACI, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ACI में, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका बीटा जो है ना ये आपका एक्सटीरियर एंगल जैसा एक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ से आर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा माइनस गामा के, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ना देखो लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, वो सारी लाइट रेज पैरेक्सियल लाइट रेज है। पैरेक्सियल इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास में है। आ रही बात समझ में, ठीक है, ऑल राइट। सो इन दैट केस जो आपका PA है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो AP जो है ना, PA AP जो भी है एक ही है ना, तो उसको हम एक आर्क की तरह कंसिडर कर सकते हैं फॉर अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं कि आपका साइन आई जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आई के इक्वल हो जाएगा, और आपका साइन आर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, ऑल राइट। ये 2 रिलेशन का आपको याद रखना है, और इन दोनों रिलेशन को अगर हम स्नेल्स लॉ में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि N1I इज इक्वल्स टू N2R। आ रही है बात हमें, ये रिलेशन आपको याद रखना है। नाउ आई और आर का वैल्यू हमारे पास है यहाँ से, है ना, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से।
वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट n1 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू n2 ब्रैकेट में बीटा माइनस गैमा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे ना तो आपका रिलेशन क्या बन जाता है, दैट इज़ n2 माइनस n1 ब्रैकेट में बीटा इज इक्वल्स टू n2 गैमा प्लस n1 अल्फा, ठीक है यहाँ तक ये रिलेशन यहाँ बनता है। ना देखो अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ कैसे आती है समझो ध्यान से ना। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखो ध्यान से, ट्राइंगल AOP है ना, ये यहाँ पे अगर आप tan अल्फा लगाओगे तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, AP अपॉन में माइनस यू के। ना देखो जस्ट बिकॉज रेस क्या है आपकी पैराक्सियल है, पैराक्सियल है इसका मतलब क्या, हम tan अल्फा को भी रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा से, आ रही बात समझ में। यानी अल्फा का वैल्यू क्या बन गया, AP अपॉन में माइनस यू, आ रही बात समझ। अच्छा सिमिलरली अगर हम बीटा के लिए अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन में दैट इज़ प्लस आर, ठीक है यहाँ तक। यहाँ आप देख सकते हो फिर टेन बीटा को आप रिप्लेस करोगे बीटा से, है ना। उसी तरीके से अगर आप गैमा के लिए अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन में प्लस यू, ठीक है यहाँ तक आप देख सकते हो। अच्छा ये सारी वैल्यूज़ जो आपको यहाँ मिली है ना, जब ये सारी वैल्यूज़ को जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ पुट करोगे ना, यहाँ अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ पुट करोगे तो देखो AP और AP क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अरे बात समझ में, है ना। तो फाइनल जाके आपका रिलेशन क्या बनेगा, दैट इज़ n2 माइनस n1 अपॉन में r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u। ये है आपका रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो नेक्स्ट आता है आपका लेंस मेकर्स इक्वेशन ना। देखो इसको डिराइव करने के लिए ना आपको रिफ्रैक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है दो अलग अलग सरफेस पे, है ना, एक फर्स्ट सरफेस पे और एक सेकंड सरफेस पे ना। आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक लेंस है ना, ना उसके सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ एट अ डिस्टेंस u, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट ना देखो इससे पहले हमने जो रिलेशन डिराइव किया था दैट इज n2 माइनस n1 अपॉन में r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u, ठीक है। ये जो रिलेशन है ना, ये अगर हम फर्स्ट सरफेस पे लगाए, है ना, ये सेकंड सरफेस को भूल जाओ, अगर हम फर्स्ट सरफेस पे लगाएं, ठीक है, तो उस केस में आपका n2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, है ना। n क्या है आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 क्या है आपका बाहर का सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जो कि 1 के इक्वल है, एयर है ना, क्योंकि अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर को मान लो आपने r1 कंसिडर कर रखा है जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट सरफेस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने u ले रखा है और इमेज डिस्टेंस देखो इंटरेस्टिंग है, वो किसके इक्वल है, b1 के इक्वल है। जस्ट बिकॉज अगर सेकेंड सर्फेस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है ना, वो कहाँ बनता है, सीधा आपका I1 पे बनता है ना। I1 पे बन रहा है, इसका मतलब उसका इमेज डिस्टेंस क्या है, v1 के इक्वल है। आर यू गेटिंग इट, ओके ना। ये जो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे है ना, आप अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करोगे ना, ये वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको सिंपल रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस मिल जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, दैट इज़ n माइनस 1 अपॉन में r1 इज इक्वल्स टू n अपॉन में v1 माइनस n1 अपॉन में u, ठीक है। ये जो रिलेशन यहाँ बना है ये आता है आपका रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, ठीक है। ऑल राइट सिमिलरली अगर आप सेकंड सरफेस पे इंक्लूड करोगे ना, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो इस बार देखो लाइट रेस अंदर से बाहर आ रही है ना, लेंस के अंदर से बाहर आएगी, है ना, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यानी आपका इस बार इमेज कहाँ बनेगा, आपका आई पोजीशन पे बनेगा। अरे बात समझ में। इस बार देखो इमेज डिस्टेंस को आपको v लेना है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इसके लिए देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका v1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएंगी, है ना। तो यानी n2 का वैल्यू इस बार 1 हो जाएगा, n1 का वैल्यू n हो जाएगा और जो आपका r जो है वो उसका वैल्यू r2 हो जाएगा, है ना। इस बार u का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका v1 हो जाएगा, है ना, ये ध्यान दो। और आपका v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट नाउ ये सारी वैल्यूज़ को फिर से आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अप्लाई करोगे ना, तो आपका रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस आएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा तो ये जो कि इक्वेशन क्या बनता है आपका, 1 माइनस n अपॉन में r2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस n अपॉन में v1, ठीक है। जो रिलेशन बना है ये आपका सेकंड सरफेस पे आता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना जो दोनों भी सरफेस पे जो वैल्यूज़ है ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, ये दो भी इक्वेशन है आपके, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिलेशन क्या बनेगा, दैट इज n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके रिलेशन बनता है ना। देखो इसका स्पेशल केस अगर हम बात करें ना, मान लेते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया ना, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट रेज आ रही है ना, तो उस केस में आपका इमेज कहाँ बनता है, वो फोकल लेंथ पे बनता है कि नहीं। अच्छा v क्या हो गया आपका f के इक्वल हो गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका रिलेशन क्या बनता है, फाइनल रिलेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखो यही रिलेशन जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स इक्वेशन। आ रही बात समझ में, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट आगे बढ़ जाते हैं
v क्या हो गया आपका f के इक्वल हो गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका रिलेशन क्या बनता है, फाइनल रिलेशन इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। देखो यही रिलेशन जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स इक्वेशन। आ रही बात समझ में, ठीक है। v क्या हो गया आपका f के इक्वल हो गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका रिलेशन क्या बनता है, फाइनल रिलेशन इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। देखो यही रिलेशन जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स इक्वेशन। सो यार नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नाउ देखो ये क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स रे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ, जब कोई आपकी व्हाइट लाइट है ना, वो किसी प्रिज्म से पास होती है ना, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, अब देखो ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के साथ मिलके बना होता है ना। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो रेड, ऑरेंज है ना, ये विबग्योर के फॉर्म में रहता है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, हाँ देखो इसका ना एक अलग अलग वेवलेंथ होता है ना। जैसे कि यहाँ पे रेड का जो अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू है ना, ये रेंज करता है बिटवीन 700 to 750 के बीच में है ना। सिमिलरली अगर हम वायलेट की बात करें तो 380 से 400 तक ये रेंज करता है ना। देखो डिस्पर्शन जो है ना, बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है ना। अगर हम सिंगल सरफेस की बात करें तो उस केस में आपका जो डिस्पर्शन होता है वो एंगुलर डिस्पर्शन होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें पैरेलल स्लैब की, तो उस केस में जो आपका डिस्पर्शन होता है वो लैटरल डिस्पर्शन कहलाता है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। तो यार नेक्स्ट आता है आपका प्रिज्म। तो यार प्रिज्म क्या होता है, एक ग्लास का ऐसा सरफेस होता है ना, जिसके अंदर से लाइट रे जब पास होती है तो अपने कॉन्स्टेंट कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखो यार उसके कुछ पैरामीटर्स यहाँ आपको दे रखे हैं। सबसे पहला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आगे इसमें आता है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट आता है एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो ध्यान से 1 by 1 आइए इसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। ये क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द फेजेस वेयर द लाइट रेज इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम विच लाइट एमर्जेस। यानी सिंपल मतलब ये है कि जो आपका प्रिज्म है ना, ये दो प्रिज्म के जो दो फेजेस है ना, उनके बीच का जो भी एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, सेकेंड क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये क्या होता है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इंसिडेंट रहता है ना, इसके बीच में और जो भी आपका ये जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म का जो फेस है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। इसको हम स्मॉल लेटर ई से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द प्रिज्म। ना देखो इस केस में क्या होगा, आपको इमर्जेंट रे और उसके करस्पॉन्डिंग, है ना, जो भी फेस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसके बीच का एंगल लेना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और देखो लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है क्या, आपका एंगल ऑफ डिविएशन। और ये क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। बहुत ही सिंपल है ना। यानी सिंपल मतलब ये, मान लो ये आपका जो प्रिज्म है ये यहाँ नहीं होता है ना, तो इस केस में जो आपकी इंसिडेंट रे इस तरीके से सीधे आगे की तरफ चली जाती है, सुनो। अच्छा, तो इसके इंसिडेंट रे के और इमर्जेंट रे के बीच का जो भी एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। सो यार नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, है ना। ए क्या आपका एंगल बिटवीन द प्रिज्म, आर क्या आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, दैट इज डिवीजन थ्रू अ प्रिज्म, है ना। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दे रखा है। आइए इसको 1 by 1 समझते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास एक लाइट रे है ना, जो कि प्रिज्म के अंदर बेसिकली क्या कर रही है, पास कर रही है ना। तो होगा क्या, लाइट रेज बेंड हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाती है, सुनो। अच्छा ना, रिफ्रैक्ट होने की वजह से होगा क्या कि उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या सुनो। अच्छा, तो देखो जब एंटर कर रही थी तो वहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, तो लाइट रे एक बार रिफ्रैक्ट हुई, फिर बाहर आते वक्त, है ना, एमर्ज करते वक्त फिर से वो वहाँ पे क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। यानी अल्टीमेटली यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर इस डायग्राम में अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखोगे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल AQNR, है ना, यहाँ आपका डायग्राम में बन रहा है ना। देखो हमें क्या पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, है ना, सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है कि नहीं। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल एन प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 360। यार ये बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, ना देखो जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्यू और आर जो होते हैं ना, एंगल क्यू और एंगल आर, ये बेसिकली 90 डिग्री पे होते हैं ना, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपने इनका वैल्यू 90 डिग्री रिप्लेस कर दिया, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, इसको फिर वहाँ राइट साइड लेके जाओगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एंगल ए प्लस एंगल एन का वैल्यू आता है, दैट इज इक्वल्स टू 180, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट,
ना देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ट्रायंगल क्यू एन आर को, है ना, क्यू एन आर को, है ना, तो बेसिकली आपको क्या पता है कि सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। इसलिए आप देखो ध्यान से क्या लिखा, R1 प्लस R2 प्लस एन इक्वल्स टू 180, है ना, ये आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लिख दिया। अच्छा ना देखो ये जो एन का वैल्यू है ना, एन का वैल्यू आपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिप्लेस किया, दैट इज 180 माइनस है 180 कैंसिल हो जाएगा, ए राइट साइड जाएगा, है ना, तो सिंपल रिलेशन क्या बनेगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए, है ना, ये आपका फाइनल रिलेशन यहाँ बन रहा है। अच्छा तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन को यहाँ पे अपने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रखा है ना, वो किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से यहाँ पे आपको एक और ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, दैट इज ट्रायंगल XQR, है ना। XQR को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, आपका डेल्टा जो है ना, ये एज अ एक्सटीरियर एंगल एक्ट करता है ना, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो सम ऑफ द एक्सट्रीम टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना। तो एक एंगल के आपका I माइनस R1, दूसरा एंगल के आपका E माइनस R2 ना। देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपका सिंपल रिलेशन क्या बन जाएगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन बनता है ना। देखो ऐसा करने का पर्पस ये था कि R1 प्लस R2 का वैल्यू किसके इक्वल है, हमें पता है A के इक्वल है कि नहीं, यहाँ पे हमने निकाल के रखा है, तो यहाँ पे हमने A से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट होता है। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ मिनिमम डेविएशन। ना देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना। इसको समझने के लिए आपको एक ग्राफ दे रखा है, दैट इज डेविएशन कर्व फॉर अ प्रिज्म, है ना। मान लो आप ना बेसिकली ग्राफ प्लॉट कर रहे हो रिलेटेड टू एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट का, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका एक ग्राफ आता है ना, ये सिमेट्रिक पैराबोला नहीं होता है ना, ध्यान दो। तो स्टार्टिंग में होगा क्या कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका बढ़ाते जाओगे ना, है ना, तो एंगल ऑफ डिवीजन देखो ध्यान से डिक्रीज होते जा रहे हैं, या सुनो, अच्छा देखो ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। फिर एक सर्टन एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए एंगल ऑफ डिवीजन देखो मिनिमम हो गया, है ना, मिनिमम हो गया। उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा ना, वो इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के, ठीक है। ऑल राइट, फिर अगर आप फर्दर इंक्रीज करते जाओगे तो फिर आगे देखो ग्राफ इंक्रीज होते जा रहा है, या सुनो, अच्छा। तो ये इस तरीके से क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो, है ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। और देखो ध्यान से इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस केस में ना जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होगा, और आपका जो R1 है वो इक्वल हो जाएगा किसके लिए, R2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो इससे पहले जो रिलेशन हमने निकाला था, है ना, A का, दैट इज A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यहाँ से हम R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो कितना आता है, दैट इज A अपॉन में 2, ये सुनो। सिमिलरली जो आपका एंगल ऑफ डिवीजन वाला फॉर्मूला था, है ना, वहाँ पे अगर आप I इक्वल्स टू E वाला जो रिलेशन है ना, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से आप I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, किसके इक्वल आता है, दैट इज I इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे आपने अरेंज कर लिया। नाउ सिंपली अगर आप इसको स्नेल्स लॉ के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें क्या पता है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन के इक्वल आता है ना। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। साइन आई का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, साइन आर का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो जो फार्मूला यहाँ अरेंज हुआ है, इसी फार्मूले को हम बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आता है आपका थिन प्रिज्म। ना ये क्या होता है, ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं थिन प्रिज्म, ठीक है। यहाँ तक तो ऐसे सच प्रिज्म में ना हम लोग साइन थीटा का वैल्यू ना अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो जब आपकी लाइट रेस प्रिज्म के अंदर एंटर करती है ना, जब एंटर करती है तो उस केस में अगर हम फर्स्ट सरफेस की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अगर लगाओगे तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, दैट इज n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन R1 क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट सरफेस है, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। साइन को आपने अप्रॉक्सीमेट कर दिया तो किसके इक्वल हो गया, n इज इक्वल टू आई अपॉन में R1, ठीक है। यहाँ तक सिमिलरली अगर हम सेकंड सरफेस पे जब लाइट रेस प्रिज्म से बाहर आती है, ये सुनो, अच्छा, तो जब लाइट रेस बाहर आएंगे तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल्स टू साइन ई अपॉन में साइन R2। आ रही बात समझ में, या R2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड रिफ्रैक्शन होता है। आर यू गेटिंग इट, ऑल राइट। तो यानी देखो फिर से साइन को रिप्लेस कर दिया ना, तो क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेटली n इक्वल टू
एन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ई अपॉन में R2। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। तो ये जो दोनों भी रिलेशन यहाँ पे आपको मिला है ना, तो आपका दो रिलेशन क्या बन गया, आई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NR1 और ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NR2। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। नाउ ई और आई को अगर आप ऐड कर दो है ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो रिलेशन क्या बनता है, NR1 प्लस NR2। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। एन आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक। ना देखो ये जो R1 प्लस R2 है इसको आप ए से रिप्लेस कर सकते हो, है ना, ये हमने फॉर्मूलेज में देखा है। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल वाला रिलेशन है ना, इसको आप ए प्लस डेल्टा भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, आई प्लस ई है ना, उसको आप ए प्लस डेल्टा लिख सकते हो ना, ये आपका जो डिविएशन वाला फार्मूला था उसकी मदद से। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। तो यहाँ से देखो ध्यान से, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से जो ए है ना, ये ए को अगर लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में n-1। इसको रीअरेंज करके ये आता है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो नेक्स्ट आता है आपका एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता क्या है, एंगल बिटवीन द रेज ऑफ एक्सट्रीम कलर्स इन द इमर्जेंट लाइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। यानी जो भी आपकी वाइट लाइट है, जब वो प्रिज्म से पास होने के बाद है ना, वो अपने कंपोनेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है ना, तो उसकी जो इमर्जेंट लाइट रेज है ना, उसके एक्सट्रीम कलर्स का जो भी एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑल राइट। ना देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिफ्रैक्ट मतलब डिस्पर्शन होने के बाद जो आपकी रेड लाइट है ना, वो मिनिमम डिविएट हो रही है ना, कम डिविएट हो रही है, वाइल आपकी जो वायलेट लाइट है ना, वो ज़्यादा मैक्सिमम डिविएट हो रही है। ये सुनो, अच्छा ना देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे डेल्टा VR निकालना चाह रहे हैं, डेल्टा VR निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका डेल्टा V माइनस डेल्टा R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। और डेल्टा V को हम सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए ब्रैकेट में NV-1। ये सुनो, अच्छा सिमिलरली आप डेल्टा R को क्या लिख सकते हो, ए ब्रैकेट में NR-1। ये सुनो, अच्छा ना देखो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपका डेल्टा VR का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ ए ब्रैकेट में NV माइनस NR के इक्वल आएगा। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे ना हम लोग प्रैक्टिकली येलो कलर को, है ना, जो भी आपका येलो वाला लाइट रेज होगी, है ना, उसको हम मीन चूज़ करते हैं ना, मीन कलर चूज़ करते हैं ना, वायलेट और रेड के लिए। तो इसी की वजह से, इसी की मदद से हमें एक नया फार्मूला मिलता है जो कि हमारा मीन डिविएशन का फार्मूला होता है ना। तो इसीलिए हम लोग डेल्टा VR का वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज़ डेल्टा V प्लस डेल्टा R अपॉन में 2। ये सुनो, ये मीन डिविएशन है ना, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आता है, दैट इज़ डेल्टा येलो के इक्वल आता है। आगे जाके आप डेल्टा Y को भी क्या लिख सकते हो, ए ब्रैकेट में NY-1। ये सुनो, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्पर्सिव पावर। नो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन दैट इज थीटा टू द डिस्पर्शन ऑफ मीन रे, यानी येलो, है ना, उसी जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्पर्सिव पावर। यानी इसको देखो यहाँ ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ थीटा अपॉन में डेल्टा Y, है ना, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। यहाँ थीटा क्या आपका एंगल ऑफ डिस्पर्शन और डेल्टा Y क्या आपका मीन डिविएशन, है ना, मीन डिविएशन जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा Y से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनो, ऑल राइट। और देखो थीटा का वैल्यू आपको क्या पता है किसके इक्वल होता है, दैट इज डेल्टा V माइनस डेल्टा R। ये आपने लिख दिया, ऑल राइट। नाउ मीन डिविएशन का फॉर्मूला अभी आपने कैलकुलेट किया था, वो किसके इक्वल था, डेल्टा V प्लस डेल्टा R अपॉन में 2। ये सुनो, अच्छा ना देखो ये वाला जो पूरा टर्म है ना, इसको आप डेल्टा Y भी लिख सकते हो। सुनो, अच्छा तो ये पूरे डेल्टा के टर्म्स में आ गया ना। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन सब का वैल्यूज़ अगर आप ए के टर्म्स में निकालना चाहते हो, है ना, तो ए के टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो, तो ए के टर्म्स में आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, ए ब्रैकेट में NV माइनस NR, है ना। वाइल सिमिलरली आप डेल्टा Y का क्या लिख सकते हो, दैट इज़ ए ब्रैकेट में NY-1। ये सुनो, अच्छा तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपका सिंपल रिलेशन क्या बनता है, दैट इज़ NV माइनस NR अपॉन में NY-1। ये सुनो, अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, सारे वैल्यूज़ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आ रहे हैं। आ रही बात समझ, ठीक है, ऑल राइट। मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, लाइक इसका डिस्पर्सिव पावर का एक कोई भी यूनिट नहीं होता है ना, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, कि देखो ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों कैंसिल आउट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता। नेक्स्ट ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है, खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सम नेचुरल फिनोमेनास ड्यू टू सनलाइट, है ना। तो यार आपके टेक्स्ट बुक में सनलाइट से रिलेटेड दो नेचुरल फिनोमेनास दे रखे हैं। सबसे पहला है मिराज, सेकंड है आपका रेनबो, है ना। तो रेनबो आगे फर्दर जाके दो टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला प्राइमरी रेनबो, सेकंड होता है सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, आइए इसको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। ठीक है, और देखो सबसे पहले दे रखा है मिराज। ना देखो मिराज क्या होता है कि मान लो आपका हॉट सनी डे है ना, आप रोड के ऊपर बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक पॉन्ड ऑफ वाटर नज़र आता है ना आगे की तरफ। अच्छा, जब आप उस पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुँचोगे ना, तो अल्टीमेटली वहाँ रहता कुछ नहीं है, खाली आपको ड्राई रोड दिखाई देता है। ये सुनो, अच्छा, और वो जो वाटर ऑफ पॉन्ड था ना,
और जो वाटर ऑफ पॉइंट था वो आगे की तरफ फिर से शिफ्ट हो जाता है। ये सुनो अच्छा, तो इसी इल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपका कोकोनट का ट्री है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन यहाँ पर क्या है, उसका फॉल्स इमेज क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इसी जब आप इस पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुँचोगे तो ये इमेज जो है गायब हो जाएगा। ये सुनो अच्छा, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। ऑल राइट। ना देखो सेकंड होता है आपका रेनबो, है ना। रेनबो देखो ध्यान से, दो चीज़ से बनता है। सबसे पहला आपका रेन और सेकंड चीज़ होता है आपका सनलाइट, है ना। ये दोनों चीज़ आपकी रहेंगी तभी जाकर के आप रेनबो का फिनोमेना देख पाओगे। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो यार, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि आप इसको अर्थ पे कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। ना देखो इसके दो टाइप हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है आपका सेकेंडरी रेनबो। और प्राइमरी रेनबो में क्या होता है ना, मान लेते हैं आपकी वाइट लाइट जो है ना सन से आ रही है ना, तो ये जो रेन ड्रॉप्स के अंदर एंटर करती है ना, तो अपने 7 कलर्स में, अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ना। इसी चीज़ को देखो ध्यान से हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। यानी जब वो एंटर कर रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है। अच्छा, ना अंदर जाने के बाद है ना, वो फिर से क्या हो जाती है, अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, खाली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना फिर जब वो बाहर आती है ना, तो वहाँ पे देखो ध्यान से, मीडियम चेंज होने की वजह से फिर से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। तो यहाँ पे 3 फिनोमिनाज हो रहे हैं। सबसे पहला है डिस्पर्शन, सेकंड होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन और नेक्स्ट होता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये 3 चीज़ आपके प्राइमरी रेनबोज में होती है। इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, देखो ध्यान से, कि आपकी वाइट लाइट आती है ना सन से, जब वो अंदर एंटर करेगी, है ना, तो एक बार डिस्पर्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक अच्छा। डिस्पर्शन होने के बाद क्या होता है, फिर अंदर जाके इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर दूसरी बार वापस से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। और फिर आगे जाकर के फर्दर क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, किस तरीके से होता है। सर नेक्स्ट आता है आपका डिफेक्ट ऑफ लेंसेज। उसमें आपको दे रखा है दैट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। नाउ ये होता क्या है, इट इज़ द एरर प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस विच फेल्स टू फोकस ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट एट द सेम पॉइंट। यानी ये ऐसा डिफेक्ट है ना, जहाँ पर जो आपका लेंस है ना, वो सारे लाइट के कलर्स को एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता है ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लेंस दे रखा है ना, लेंस में क्या हो रहा है, वहाँ से वाइट लाइट पास हो रही है। ये सुनो अच्छा। अब देखो लेंस के अंदर जैसे ही वो एंटर करेगी है ना, वहाँ पे क्या होगा, तो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ये सुनो अच्छा। अब देखो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिस्पर्शन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे ना वायलेट वाला जो लाइट है ना, वायलेट वाला जो लाइट रेज है वो मैक्सिमम डिविएट हो रहा है, वाइल आपका जो रेड वाला है वो मिनिमम डिविएट हो रहा है। जस्ट बिकॉज वायलेट वाला मैक्सिमम डिविएट हो रहा है, इसलिए वो देखो ध्यान से, वो जिस पॉइंट पे आकर के मिल रहा है उसको यहाँ पे आपने FV लिखा है ना। सिमिलरली आप रेड के लिए अगर देखोगे तो आपने उसको FR लिख रखा है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। और देखो ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन है 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है लॉन्जिट्यूडनल, सेकंड होता है आपका ट्रांसवर्स। ना देखो लॉन्जिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द FV एंड FR, है ना। ये FV और FR के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। ना देखो क्रोमेटिक एब्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, एक होता है आपका ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन। ना देखो लॉन्जिट्यूडनल वाला क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द FV एंड FR, है ना। FV और FR का बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन बोलेंगे। ना व्हाट इज ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन। ना देखो ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होगा कि यहाँ पे जो इमेज बना है ना लेंस का, है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वायलेट वाला पहले मिल जा रहा है और रेड वाला आपका बाद में जाके मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बहुत ही अनक्लियर होगा, है ना, उसका बाउंड्री बहुत ही क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही अनक्लियर बनेगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनेगा। ठीक है, तो उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। और देखो सिमिलरली इसमें एक नेक्स्ट आता है आपका स्पेरिकल एब्रेशन, है ना। चलो ये क्या होता है, व्हेन द फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स द पोल विच रिजल्ट इनटू अनशार्प इमेजेस विद अनक्लियर बाउंड्रीज। ना देखो ये सिमिलर है आपका मिरर वाले के जैसा, है ना, लेकिन ये यहाँ पे लेंस के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वंस अगेन जो आपका फोकस है ना वो पोल की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्पेरिकल एब्रेशन दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो ये भी वंस अगेन आपका 2 टाइप है, वही अपना लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, डेफिनेशन सिमिलर होंगे, है ना, जो आपके मिरर में थे वही डेफिनेशन यहाँ रहने वाले हैं ना। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन FM एंड FP और यहाँ पर क्या हो जाए, इट इज़ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है दैट इज़ अपैरेंट साइज और नेक्स्ट हमें समझना है विजुअल एंगल। ठीक है, ना देखो इसको समझने के लिए ना
मान लेते हैं आप अपने डे टू डे लाइफ में किसी हिल स्टेशन पे गए हो या किसी माउंटेन पे गए हो, ठीक है। वहाँ से आप ना टॉप पे से नीचे व्हीकल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना तो उसका साइज़ आपको बहुत ही छोटा नज़र आता हुआ दिखेगा, ठीक है। वाइल अगर आप उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाओगे तो उसका साइज़ पहले के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़ गया होगा, है कि नहीं, बहुत ही बड़ा दिखेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है विजुअल एंगल, है ना। तो ये क्या होता है, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आइज, ठीक है। जो भी एंगल आपका आइज पे सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। ना देखो ध्यान से इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी आपका अपैरेंट साइज़ है ना वो डिपेंड करता है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक। यानी आपका विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर मतलब आपका विजुअल एंगल बड़ा है ना, जैसे कि इन द केस ऑफ यहाँ पे अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा क्या है, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द पी क्यू, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि अल्फ़ा है वो बड़ा है, ये सुनो। अच्छा, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जर्वर है, इसको ये जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा नज़र आता हुआ दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका ये जो विजुअल एंगल है वो छोटा है, लाइक इन द केस ऑफ बीटा, है ना, जो आपका जो अपैरेंट साइज़ है वो बहुत ही छोटा नज़र आता हुआ दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक। ना देखो आगे इसी में आता है इट इज़ मैग्नीफाइंग पावर। ना ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल ऑफ द इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से अगर आप ऑब्जर्व करो तो विजुअल एंगल ऑफ द इमेज किसके इक्वल है, वो बीटा के इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक सेकंड डायग्राम में। वाइल अगर आप फर्स्ट डायग्राम में ऑब्जर्व करो तो विजुअल एंगल किसके इक्वल है, आपका अल्फा के इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी इन शॉर्ट मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू किसके इक्वल है, m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन में अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, ना मान लेते हैं जो अल्फ़ा और बीटा है ना बहुत ही स्मॉल है ना, बहुत ही स्मॉल है। इसका मतलब क्या, अल्फ़ा और बीटा को हम tan के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, यानी tan, आप बीटा को सिंपली tan बीटा लिख सकते हो, अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हो, है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ट्राइंगल APB है ना, ट्राइंगल APB में अगर आप tan बीटा लगाओगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, AB अपॉन में AP, ठीक है, यानी BA अपॉन में PA आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, सिमिलरली tan अल्फ़ा लगाओगे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, है ना, यहाँ से आपका BA अपॉन में D के इक्वल आएगा, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, ना देखो BA कैंसिल हो जाएगा, वाइल आपका सिंपल रिलेशन क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू D अपॉन में U, ठीक है, यहाँ तक। आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो इसमें आगे आपको ना कुछ टर्म्स दे रखे हैं रिलेटेड टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। एक होता है आपका फार पॉइंट और एक होता है आपका नियर पॉइंट। आइए इसको समझते हैं क्या होता है। तो यार सबसे पहले दे रखा है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल आई एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो मिनिमम इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ होना चाहिए, है ना, ताकि आपका जो नॉर्मल आई है ना वो उसको क्लियरली क्या कर सके, देख सके, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आइज। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है ना जब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा होगा, है ना, जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, ना देखो नॉर्मल आई के लिए ना, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है इसका वैल्यू आता है लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, ना देखो अपार्ट फ्रॉम दिस एक होता है आपका फार पॉइंट। ना देखो फार पॉइंट क्या होता है, द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। यानी देखो यह बात बहुत ही सिंपल है कि नहीं ना, जो भी आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, जो भी फारदेस्ट डिस्टेंस होगा जहाँ तक आपका आइज जो है ना, विदाउट एनी स्ट्रेस क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, ना देखो इस पोजीशन पे जब आपका ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं आपका फार पॉइंट। क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए आपका फार पॉइंट कितना होता है, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो फाइनली आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ना देखो ये क्या होता है, अ कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट and a bigger image of an object. Such a lens is called as simple microscope, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, यानी आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना उसमें जो लेंस यूज़ हो रहा है वो कौन सा लेंस है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, ना देखो जब भी आप न्यूज़पेपर देखोगे ना वहाँ पे जो लेटर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं ना, तो अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आप देखोगे तो आपको अल्टीमेटली वो बिगर इमेज क्रिएट होता हुआ दिखेगा, है कि नहीं। अच्छा, तो मैग्नीफाइंग ग्लास को ही अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ना देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ आपको दे रखे हैं ना, क्या दे रखा है कि इट हैज़ ओनली सिंगल लेंस, है ना, वही हमने बात किया, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, खाली एक ही लेंस होता है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे आर यूज फॉर वॉच रिपर्स, है ना,
जो भी आपके वॉच मेकर्स होते हैं वो लोग ना वॉच को रिपेयर करने के लिए ना सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, क्या बोलता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीडिंग ग्लास। इसको देखो रीडिंग ग्लास भी हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो इसमें 2 केस आते हैं, आइए उसको वन बाय वन समझते हैं। ना देखो फर्स्ट केस में क्या दे रखा है कि आप चाहते हो ना कि आपका जो मैग्नीफिकेशन है ना वो बेसिकली मिनिमम होना चाहिए ना, तो उसके लिए आपका जो इमेज है ना वो कहाँ बनेगा, आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगा, तब जाके आपका मैग्नीफिकेशन जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, दैट इज़ डी अपॉन में यू के इक्वल आता है ना, और किसके इक्वल आता है, आपका डी अपॉन में एफ के इक्वल आता है, ठीक है। ये 2 रिलेशन है, आपको ये याद रखना है, ये मिनिमम के केस में। ना देखो सेकेंड केस में क्या दे रखा है कि आपका जो इमेज है ना वो आप चाहते हो कि एकदम कहाँ बनना चाहिए, एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे बनना चाहिए ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पे बनना चाहिए, यानी आपका नियर पॉइंट के आसपास बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आपका मैग्नीफिकेशन जो है ना वो मैक्सिमम आता है। क्या आता है मैक्सिमम आता है। वंस अगेन इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, दैट इज डी अपॉन में यू के इक्वल होता है ना, जिसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी अपॉन में एफ के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ना देखो ये होता क्या है ना कि मान लो आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हो लाइक जो कि माइक्रोस्कोपिक है ना, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को आप देखना चाह रहे हो, लाइक प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया है ना, बैक्टीरिया हो गया, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखने की कोशिश करोगे है ना, तो उसके लिए ना आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगेगा जो जिसका नाम क्या है, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ना ये होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज अरेंज कोएक्सियली, है ना, 2 आपके कन्वर्जिंग लेंस लगेंगे जो कि कोएक्सियली क्या होने चाहिए, अरेंज होने चाहिए, है ना। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आपका आई पीस लेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ना ये ऑब्जेक्ट की तरफ फेस किया हुआ होता है ना, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका आई पीस, है ना, आई लेंस बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं ना। ये आई पीस जो होता है यहाँ से हम आई की मदद से देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसीलिए इसको आई पीस बोल रहे हैं। यार ये बात ना देखो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ना आपका, ये आई पीस के मुकाबले ना बहुत ही स्मॉलर होता है। ये स्मॉलर क्यों होता है, जस्ट बिकॉज जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत ही स्मॉल है कि नहीं, तो इसीलिए इसको हम स्मॉल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम आई पीस की बात करें ना तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपेरिजन में क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है कि नहीं, ऑल राइट। ना अगर मान लो आपको ना इसका मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है ना, मैग्नीफाइंग पावर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, है ना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, आइए इसको समझते हैं। तो देखो ध्यान से, इस तरीके से यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। इसका वर्किंग कैसा है, यहाँ पे आपका ए बी दिख रहा है आपको, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो लाइट रेस जा रही है ना, इसका यहाँ पर ए डैश बी डैश पे देखो ध्यान से, यहाँ पर इमेज क्रिएट हो रहा है। अब ये जो इमेज क्रिएट हुआ है ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, है ना, आई पीस के लिए, ये सुनो अच्छा। और फिर फाइनल देखो ध्यान से, आई पीस अपना इमेज क्रिएट करा रहा है, लेकिन इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रहा है आपका फाइनल इमेज, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश पे, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। देखो ये जो फाइनल इमेज है बहुत ही बड़ा है, ये सुनो अच्छा। सो यार अगर आप मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ना तो हमें क्या पता है उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, आपका दैट इज बीटा अपॉन में अल्फा के इक्वल होता है ना। तो यार बीटा के आपका विजुअल एंगल ऑफ द इमेज है ना, और आपका अल्फा के आपका विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो बीटा जो है ना उसको हम अप्रॉक्सीमेटली tan बीटा भी लिख सकते हैं ना, तो tan बीटा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे बीटा के 2 वैल्यूज आएंगे ना, एक ये वाला दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में वी, और एक आएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन में यू, ठीक है। यहाँ तक ये 2 वैल्यूज़ आपके tan बीटा के आ रहे हैं ना, आप यहाँ देख सकते हो। सिमिलरली अगर tan अल्फा निकालना चाहोगे है ना तो वो किसके इक्वल आता है, दैट इज ए बी अपॉन में डी के इक्वल आता है ना। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखो छोटे वाले में ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो डी के इक्वल है, कैपिटल डी है ना, और ये ए बी आपका क्या हो गया, ऑपोजिट साइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। तो इस तरीके से आपका tan अल्फा आता है, दैट इज ए बी अपॉन में डी, ठीक है। यहाँ तक अच्छा। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, दैट इज बीटा अपॉन में अल्फा, है ना। उसको आपने अप्रॉक्सीमेटली tan के टर्म्स में लिख दिया ना, तो वैल्यूज़ अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे है ना, और थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपका m का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इंटू डी अपॉन में यू, ठीक है। यहाँ तक ये इस तरीके से आता है। तो ऐसा अरेंज करने का पर्पज़ क्या था कि ये जो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका लैटरल मैग्नीफिकेशन है, क्या आपका लैटरल मैग्नीफिकेशन। और सिमिलरली आपका जो सेकेंड वाला पार्ट है दैट इज डी अपॉन में यू है ना, इसको हम बोलते हैं आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस बोलते हैं। आई लेंस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। तो इसको आपने M कैपिटल M E से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है, दैट इज कैपिटल M इज इक्वल्स टू M0 इंटू M E, है ना। ये M0 क्या है,
आपका लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है यहाँ तक। और कैपिटल एम ई क्या है आपका, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, और देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस है ना, ये दोनों लेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एल से, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आता है आपका टेलीस्कोप। ना टेलीस्कोप क्या होता है, टू लुक अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सच ए स्टार, प्लैनेट और अ डिस्टिंक्ट ट्री एक्सेट्रा वी यूज अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ टेलीस्कोप। ना देखो टेलीस्कोप की मदद से ना हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही दूर हैं हमसे, है कि नहीं। अच्छा, सच ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, स्टार हो सकते हैं, प्लैनेट हो सकते हैं, इनफैक्ट आपका डिस्टिंक्ट ट्री भी हो सकता है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका टेलीस्कोप। ना देखो टेलीस्कोप की खासियत क्या होती है ना, इसमें भी दो लेंस होते हैं आपके, है ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक अपना आई पीस, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस इस बार क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। ये बड़ा क्यों है, जस्ट बिकॉज इस बार ऑब्जेक्ट कैसे हैं, बड़े हैं, या सुनो, तो उनसे मैक्सिमम लाइट को कलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बनाया जाता है, वाइल आपका आई पीस क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, ना देखो टेलीस्कोप ना दरअसल दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रिशियल टेलीस्कोप, एक होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और देखो टेरेस्ट्रिशियल टेलीस्कोप क्या होते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि अर्थ के ऊपर ही रहते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका माउंटेन, ट्रीज एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम कौन सा टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, टेरेस्ट्रिशियल टेलीस्कोप, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, और जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक आपका प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को आप देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हो। ऑल राइट, सो इन केस अगर आप मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना चाहते हो फॉर टेलीस्कोप, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि मान लेते हैं आपकी जो लाइट रेज है ना, इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है ना। तो इन्फिनिटी से आ रही है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराएगी, ये सुनो। अच्छा, टकराने के बाद देखो ध्यान से उसका एक इमेज बनता है, कहाँ बनता है, आपका ए बी पे इमेज बन रहा है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, हाँ, ये जो इमेज बना है, कैन वी से ये वन सेकेंड क्या करेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड करेगा आई पीस के लिए। अच्छा, ना ये ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से फाइनल इमेज आपका कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, अब ना देखो हमें क्या पता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है, यानी आपका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज बीटा अपॉन में अल्फा के इक्वल होता है ना। वन सेकेंड अपना वही रीजन, दैट इज अल्फा और बीटा अगर स्मॉल है तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग टैन यूज़ कर सकते हैं, तो टैन बीटा क्या हो जाएगा आपका, बी ए अपॉन में पी ई बी, और टैन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, बी ए अपॉन में पी ओ बी, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, ना देखो पी ई बी जो है ना, इसका वैल्यू यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो एफ ई के इक्वल है, किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है, जिसको आपने आगे रिप्लेस कर दिया। वाइल पी ओ बी का वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ओ के इक्वल है, ठीक है यहाँ तक, जहाँ पे आप देख सकते हो। ऑल राइट, यहाँ पे भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ना देखो बी ए कैंसिल हो जाएगा, इसको रीअरेंज करोगे तो आपका एम का वैल्यू किसके इक्वल आता है, दैट इज एफ ओ अपॉन में एफ ई, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, नाउ लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज कैपिटल एल इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन में एफ ई, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।